Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons and in today's lesson we're going to learn some informal expressions that native speakers use. ठीक है, informal expressions किस लिए सीखना ज़रूरी है? आपकी spoken English के लिए सीखना ज़रूरी है, आपकी listening के लिए important है। जब आप किसी को English बोलते हुए सुने, चाहे वो native speaker है या non natives हैं, ठीक है, ये expressions non natives भी बहुत use करते हैं, native speakers तो obviously use करते हैं। तो आपकी listening improve हो, आपको समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं और आप खुद भी अच्छा बोले इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए। अब इनफॉर्मल यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जो भी चीज़, जो वर्ड्स या जो स्लैंग वर्ड्स या जो एक्सप्रेशन फ्रेजेस इनफॉर्मल होती हैं, उनके लिए हमेशा से जहन में रखिएगा कि वो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं। आप उनको एग्जाम्स में यूज़ नहीं करेंगे, आप उनको राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, किसी किस्म की भी एकेडमिक राइटिंग है आपकी, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, वहां पर आप जैसे ऐसी राइटिंग आती है कंप्रीहेंशन, उनमें आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए है और वो भी आपकी इनफॉर्मल गैदरिंग में, आप इंटरव्यूज में भी इनको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस इंपॉर्टेंट होता है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस या इनफॉर्मल फ्रेजेस या इनफॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं या स्लैंग्स होते हैं, इनको क्यों पढ़ा जाता है? ताकि आप नेटिव स्पीकर्स को समझ सकें या नॉन नेटिव्स को भी, और आपकी जो एक कन्वर्सेशन है, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, उसमें एक फ्लुएंसी आए। ठीक है, उसमें एक रवानगी आए। ठीक, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। हमारी जो पहली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है वो है गो ऑन अबाउट। गो ऑन अबाउट जो नेटिव स्पीकर्स हैं बहुत इसको यूज़ करते हैं। ये डेली कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल होने वाली एक्सप्रेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक इंसान जो बहुत लंबे टाइम तक एक ही बात के बारे में डिस्कस करता रहे। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोगों के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, कुछ फेवरेट इंटरेस्ट होते हैं। जैसे आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, अब लड़के जो हैं उनके लिए क्रिकेट जो है वो उनका फेवरेट टॉपिक होता है, और आजकल लड़के जहाँ भी दो तीन लड़के इकट्ठे होकर बैठेंगे तो वो क्रिकेट के बारे में ही बात करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, घंटों वो उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो दे आर गोइंग ऑन अबाउट क्रिकेट फॉर आवर्स। ठीक है, कि वो लड़के बैठे हुए हैं और घंटों वो क्रिकेट के बारे में बात करें। तो किसी भी एक टॉपिक के बारे में अगर कोई एक इंसान जो है वो घंटों बात करते ही जाए, करता जाए, क्योंकि वो उसका फेवरेट टॉपिक है। ठीक, जैसे फैशन के बारे में अगर लड़कियां बैठी हों तो फैशन, मेकअप और इन चीज़ों के बारे में वो घंटों गुफ्तगू करती जाती है। ठीक है, तो दो दे गो ऑन अबाउट फैशन या जो भी आपने कहना है, जो इंटरेस्ट है क्रिकेट, और जो भी आपने आगे उसका इंटरेस्ट कि किसके बारे में वो बात करते हैं और बहुत देर तक, लंबे टाइम तक करते रहते हैं, तो उसके बारे उसको आप मेंशन कर दें। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसका हमने सेंटेंस है कि ही टेंड्स टू गो ऑन अबाउट हिज अचीवमेंट्स एट वर्क। अब आपके जो वर्क प्लेस है, आपका ऑफिस है, वहां पर आपका कोई कुलीग है, कोई भी है, वो अब कुछ लोग होते हैं उनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने का शौक होता है, तो वो घंटों अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता रहता है कि भाई मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने इस तरह किया, फिर मुझे ये अवार्ड मिला, फिर मुझे ये अचीवमेंट मैंने की, मैंने अपना बिजनेस बनाया, मैंने इस तरह से किया, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ही टेंड्स टू गो ऑन अबाउट हिज अचीवमेंट्स, कि वो अब बस उसके अंदर ये एक टेंडेंसी है कि वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता ही जाता है, करता ही जाता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक करता रहता है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी दिस इज ग्रॉस। ये भी बहुत कॉमनली यूज होने वाली एक्सप्रेशन है। ये जो मैं एक्सप्रेशंस के आपके लिए लेकर आती हूँ ना लेसन्स, ये मैं कहाँ से पिक करती हूँ? मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखती हूँ, जो नेटिव स्पीकर्स की जो वीडियोस होती हैं, मूवीज़ देखती हूँ, उनके टॉक शोज देखती हूँ, और वहाँ पे जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं मैं उनको नोट डाउन करती हूँ और वो आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो इसके पीछे मेरी एक लंबी जो है मेहनत और एफर्ट होती है, मैंने टाइम लगाया होता है इस पे। तो दिस इज ग्रॉस, ये भी मैंने सुना था, एक वीडियो में सुना था, वहां पर कोई कह रहा था किसी खातून के बारे में बात करते हुए, दिस इज ग्रॉस। वो खातून जो थी ना, वो कुछ डिस्कस्टिंग हरकत कर, डिस्कस्टिंग इज इन अ सेंस कि वो नीचे जमीन से कोई चीज पकड़ के अपने मुंह पे लगा रही थी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसमें जिसमें आपने ये बताना हो कि कोई चीज अनप्लेजेंट है, डिस्कस्टिंग है, ठीक है, या उसका टेस्ट अच्छा नहीं, कोई खाना है, तो वहां पर ये नेटिव स्पीकर्स इस फ्रेज को या इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, दिस इज ग्रॉस। जहां पर उन्हें कहना था ओ माय गॉड, हम कह देते हैं ना ओ गॉड दिस इज डिस्गस्टिंग, हम इस तरह बोल देते हैं। डिस्गस्टिंग वर्ड भी ठीक है, वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। आपके सामने आप कहीं पर सुने तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये इंसान जो है ना, ये कहना चाह रहा है कि ये चीज़ बहुत गंदी है, उसको बहुत डिस्गस्टिंग लगी है, उसको पसंद नहीं आई है। ठीक है, तो ये वहां पर यूज होती है। जैसे कि यह है कि आफ्टर टेस्टिंग द न्यू रेसिपी ही रिंकल्ड हिज नोज। हम नाक चढ़ाना कहते हैं ना, he wrinkled his nose, कि उसने अपनी नाक चढ़ाई, एंड said sorry but this is gross, I didn't think I can eat it। कोई नई रेसिपी थी उसके सामने रखी, उसने उसका टेस्ट किया और उसने नाक चढ़ाई, wrinkled his nose, और फिर उसने कहा कि sorry but this is gross, कि मतलब सॉरी, ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, आई डोंट थिंक आई कैन ईट इट।
कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको जो ना वो खा सकता हूँ, उसको बिल्कुल भी मतलब उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। इसी तरह से जैसे आप किसी के रूम में जाएं और किसी का रूम बहुत ही गंदा हो, या किसी के वॉशरूम में जाएं किसी वो बहुत गंदा हो, तो आप कहेंगे कि दिस इज ग्रॉस, मतलब कि ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। ठीक है, किसी प्लेस पे गए हैं, वो बहुत गंदी प्लेस है, स्मेल आ रही है वहां पे, तो आप कहेंगे दिस इज ग्रॉस, कि मतलब ये बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत गंदी है। इसी तरह से जैसे कोई फ्रिज वगैरह आप खोलें और वहां पर जैसे होता है ना कि कोई चीज बहुत देर से पड़ी हुई हो और फ्रिज में उसकी स्मेल आने लग जाए, तो तब भी आप कहेंगे कि दिस इज ग्रॉस। ठीक है, तो कोई भी चीज जो डिस्गस्टिंग है, आपको अनप्लेजेंट है, अच्छी नहीं लग रही है, वहां पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो है जी स्कार्फ डाउन। स्कार्फ डाउन जो है, ये भी नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है? टू ईट समथिंग क्विकली। बोल डाउन फ्रेजल वर्ब भी इसके लिए यूज होता है, बस जल्दी से क्विकली किसी चीज को खा लेना। ठीक है, वो भी वो यूज करते हैं। स्कार्फ डाउन भी वो यूज करते हैं। स्कार्फ डाउन का मतलब ये होता है कि जब आपको बहुत जल्दी है और आप जल्दी में अपना खाना जो है ना वो उसको फिनिश करें, उसको जल्दी जल्दी खाएं। ठीक है, तो उसको भी स्कार्फ डाउन करना कहते हैं। जैसे कि शी स्कार्फ डाउन हर ब्रेकफास्ट एंड रश्ड आउट द डोर टू कैच द बस। ठीक है, अब मतलब बस पकड़ने के लिए उसने जस्ट स्कार्फ डाउन। अब सुबह रोज जब जो लोग मतलब काम पे जाते हैं या स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, हम लोग जिनको रोज सुबह जाना, ये हमारा रोज का एक मसला है, वो स्कार्फ डाउन और ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्योंकि हमें अक्सर जल्दी हो रही होती है, तो हम और कुछ लोग तो स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट, बट जो करते हैं फिर वो स्कार्फ डाउन करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी से खाते हैं एंड रश्ड आउट द डोर, और मतलब भागती हुई दरवाजे से गई वो टू कैच द बस, ताकि वो अपनी बस जो है वो उसको पकड़ सके। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट, अच्छा इसी का एक और भी है, व्हेन एवर पिज्जा इज डिलीवर्ड द किड्स यूजुअली स्कार्फ इट डाउन इन नो टाइम। ठीक है, अब इस तरह भी कह सकते हैं कि वो बस जल्दी से खत्म कर देना किसी चीज को। ठीक है, जल्दी जल्दी खाकर उस चीज को खत्म कर देना। अब पिज्जा जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो व्हेन एवर पिज्जा इज डिलीवर्ड, कि जब पिज्जा डिलीवर होता है, द किड्स यूजुअली स्कार्फ इट डाउन इन नो टाइम, मतलब पलक झपकते ही। नो टाइम का मतलब ये होता है कि पलक झपकते ही, जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो स्कार्फ इट डाउन मतलब वो जल्दी से उसको फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल जो है ना, ये जो आप में से जो लोग भी बॉक्सिंग वगैरह देखते हैं, उन लोगों को जो जाहिर है लड़कों को इसका ज़्यादा नॉलेज होगा। वहाँ पर एक वो मतलब कि रूल है कि जब एक बॉक्सर जो होता है, वो जब गिव अप करना चाहता है, जब अपनी हार मानना चाह रहा होता है, तो उसके जो मतलब जो भी रिंग से बाहर जो भी लोग होते हैं, वो मतलब टावल जो है वो थ्रो इन करते हैं। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी, जिन लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा जानते हैं। तो ये वहाँ से ही, जब मैं पढ़ रही थी इसकी डिटेल पढ़ रही थी, तो वहाँ से मुझे ये पता लगा कि एक्चुअली थ्रो इन द टावल जो है, ये वो बॉक्सिंग से ही ली गई है ये फ्रेज, कि इसका मतलब होता है टू सरेंडर। आप ये कह रहे हैं कि बस ठीक है, आप अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं, आप जो है वो गिव इन कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बस ठीक है, अब खत्म, फिनिश, मैं अपनी जो है ना वो हार मानता हूँ, तो तब आप जो है ना थ्रो इन द टावल जो है वो यूज़ करते हैं फ्रेज को। ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द negotiations were going nowhere and both parties eventually decided to throw in the towel and the talks and end the talks। ठीक है, कि जो निगोशिएशन चल रही थी दो पार्टीज में, तो वो अब जाहिर बात है वो जो भी उनके मुज़ाकरात, निगोशिएशंस का मतलब मुज़ाकरात होते, जो भी मुज़ाकरात चल रहे थे, तो वो दोनों पार्टी वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सके, उनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है भी, हम जो है ना वो इसको यहीं पर हम गिव अप करते हैं, और उन्होंने टॉक्स जो है वो एंड कर दी। हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जब आपको लगे, आपने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की, आप ये कह सकते हैं किसी काम के बारे में, आप कहें कि भाई मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगाई, आई पुट माई फुल एफर्ट। ठीक है, और जब रिजल्ट्स नहीं आए, तो फाइनली आई थ्रो इन द टेबल, कि मैंने फाइनली जो है वो गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया बात को। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्पीक एंड स्पैन। ये भी जो है वो कॉमनली यूज होती है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, और इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि दिस इज ग्रॉस, जब आपने किसी चीज को दिस इज मतलब जो गंदी चीज हो, बहुत डिस्गस्टिंग हो, अनप्लेजेंट हो। ठीक है, अब कोई चीज जो है वो बहुत साफ सुथरी है, बहुत नीट एंड क्लीन है, तो उसके लिए आप स्पीक एंड स्पैन जो है वो यूज करेंगे। ठीक, जैसे किसी रूम में गए हैं, इमेक्यूलेट इसके लिए भी वर्ड है, जो बहुत नीट एंड क्लीन के लिए जो है ना वर्ड है, मतलब उस यूज होता है कि आप कोई रूम है, आप उसको इमेक्यूलेट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज करना है, तो फिर स्पीक एंड स्पैन यूज कर सकते हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ठीक है, किसी का किचन बहुत नीट एंड क्लीन है, किसी का ऑफिस बहुत, तो इट्स स्पीक एंड स्पैन। ठीक, जैसे कि इसका सेंटेंस है, आई स्पेंड द होल वीकेंड क्लीनिंग, नाउ द हाउस इज स्पीक एंड स्पैन, कि मैंने अपना पूरा वीकेंड जो है वो अपने घर की सफाई में लगाया है। नाउ द हाउस इज स्पीक एंड स्पैन, कि अब मेरा जो घर है वो नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है।
नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड हम तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई चीज के बारे में आपके पास कोई फैक्ट्स या कोई जो मतलब आपने बहुत उसकी डिटेल्स को देखा नहीं है, बहुत सोचा नहीं है उसके बारे में, जब आप अंदाजे से कोई बात करें, जब आप उसी लम्हे में सोच कर कोई जवाब या कोई रिस्पॉन्स देना, तो वहां पर आप कहते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। मतलब कि आपने फैक्ट्स को चेक नहीं किया, आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, आप अप्रॉक्सीमेटली किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा कर या अपनी मेमोरी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में उस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक बता रहे हैं, तो ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड बोल दें, तो फिर ये होता है कि सुनने वाले को ये समझ में आ जाती है कि अच्छा ये जो बता रहा है ना, मतलब वो अंदाजे से बता रहा है या जो भी उसकी मेमोरी में जितनी इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद है उतना बता रहा है। हो सकता है असल जो रियलिटी है वो इससे ज़्यादा हो, ठीक है, असल डाटा जो है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। ठीक है, ये तब बोला जाता है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, कि मतलब अंदाजन बोल रहा हूँ या अपनी याददाश्त को का सहारा लेके बोल रहा हूँ। आप जैसे देखें इसके दो सेंटेंसेस हैं। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई वुड से देर आर अबाउट 50 पीपल अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब आपसे आपका बॉस पूछ रहा है कि कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आ रहे हैं। अब आपको एग्जैक्टली exactly नहीं मालूम है, आपको नहीं काउंट मालूम है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, तो आप अपने बॉस को आंसर देते वक्त आप ये कह सकते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, कि इस वक्त तक जितना मुझे मालूम है, मैंने अभी मतलब कि फैक्ट्स अभी चेक नहीं किए हैं कि कितने लोग मतलब रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, कि मैं मतलब अगर मैं अंदाजन अपनी याददाश्त से रिलेट बताऊं, तो आई वुड से दैट देयर आर अबाउट 50 पीपल, कि 50 के करीब लोग जो है ना वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे सेकंड है, कैन यू नेम ऑल द स्टेट कैपिटल्स ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, या कैन यू नेम ऑल द सिटीज ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, स्टेट कैपिटल्स जैसे स्टेट्स होती हैं, उनके हर स्टेट का कोई कैपिटल होता है, जैसे अक्सर ये शोज में जो है वो पूछे जाते हैं सवाल, जो अगर आप टॉक शोज देखते हैं इंग्लिश के, देखा कीजिए आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। या तो ये जहाँ सिटीज, जैसे अक्सर कोई वो टॉक शोज में पूछते हैं ना क्वेश्चंस, कि क्या तुम बता सकते हो कि तमाम शहरों के नाम, यहाँ के जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे जो स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स के नाम तुम क्या बता सकते हो ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। मतलब कि इस वक्त अपनी याददाश्त में से, अब जाहिर बात है उस वक्त आप कहीं से चेक तो नहीं कर सकते हैं फैक्ट्स वगैरह, कहीं गूगल तो कर नहीं सकते हैं कि कितने हैं, ठीक, या उनके नाम, हर एक के नाम, तो उस वक्त आपको जितने भी आपकी मेमोरी में मौजूद हैं आप उतना बोल सकते हैं। तो ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड का मतलब ये है कि जितने तुम्हारी मेमोरी में मौजूद है उतने बताओ। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हिट द स्पॉट। हाँ, हिट द स्पॉट जो है ये फूड के लिए इस्तेमाल होता है, और फूड वो जो एक खास नीड या डिज़ायर जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम में पूरी कर रही हो, तो तब कहते हैं कि हिट द स्पॉट। ठीक है, तब ये एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये कि आई वॉज क्रेजिंग समथिंग स्वीट एंड दैट चॉकलेट केक रियली हिट द स्पॉट। आप देखिए ना, आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, समटाइम्स कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो जाती है, समटाइम्स कोई स्पेसिफिक टाइप का फूड होता है जो क्रेविंग हो जाती है। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए और उसने आपकी उस क्रेविंग को फुलफिल किया है, तो तब कहेंगे कि ये जो चीज़ है ना, इट रियली हिट द स्पॉट, मतलब कि मेरी वो जो डिज़ायर, वो जो क्रेविंग थी ना, उसको इसने पूरा कर दिया है। ठीक है, तो तब हम हिट द स्पॉट यूज़ करते हैं। जैसे ये कि अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे कैन ट्रूली हिट द स्पॉट। अब जाहिर बात है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट डे होता है, उस वक़्त हमारी क्या डिज़ायर है कि कुछ ठंडा पिएँ, क्योंकि उस वक़्त इतनी गर्मी लग रही होती है, ठीक? तो उस वक़्त अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पिएँ, कोई ऐसी ठंडी चीज़ पिएँ या खाएँ, जैसे आइसक्रीम खा लें, तो वो उस वक़्त दैट थिंग रियली हिट द स्पॉट, मतलब उस वक़्त आपकी वो जो नीड होती है या उस वक़्त आपकी जो डिज़ायर होती है, वो फूड उस वक़्त उस चीज़ को पूरा कर रहा होता है, तो तब ये बोला जाता है हिट द स्पॉट। अच्छा जी, लास्ट वाला जो है वो है जी क्रंच टाइम। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है ये भी, और इसका मतलब ये होता है कि जब आपने ये कहना होता है किसी काम के लिए कि भी इट इज़ अ क्रंच टाइम, मतलब कि इस वक्त ये क्रूशल और क्रिटिकल टाइम है ये काम करने के लिए या ये फैसला लेने के लिए, मतलब आपके पास मज़ीद आप वेट करने का जो है ना वो इंतज़ार का जो है, या मज़ीद आपके पास वक्त नहीं है। अब या तो आपने वो काम करना है, अब इसी लम्हे काम करना है, या आपने अब डिसाइड करना है, हर सूरत में अब आपके पास मजीद वक्त नहीं है। तो जब आप किसी क्रिटिकल टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तब कहते हैं कि क्रंच टाइम जो है ना ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि एज द
डेडलाइन अप्रोचेस, क्योंकि डेडलाइन जो है वो अब सर पे आ गई है, वो आ गई है, तो इट्स क्रंच टाइम फॉर द टीम टू फिनिश द रिपोर्ट। इट्स अ क्रंच टाइम, मतलब कि अब ये क्रिटिकल टाइम है कि जो टीम के लिए, कि अब हम इस रिपोर्ट को जो है वो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि डेडलाइन जो है ना वो अप्रोच कर रही है, मतलब कि डेडलाइन जो है वो करीब आ रही है, वो अब हमारे सर पे आके खड़ी है। ओके जी। ओके जी, यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। आपने इंटरेस्टिंग इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस जो है वो सीखे हैं इंग्लिश में, जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ करते हैं, इनको आप याद कीजिए, इनको यूज़ कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।